हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे एक रियल रोमांटिक स्टोरी का नाम है मुझे तुमसे प्यार है। इस स्टोरी का दोनों मेन कैरेक्टर का नाम है रिया एंड सुप्रीति। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बड़े से फ्लावर ट्री के नीचे दो 8 साल के बच्चियाँ बेंच पे बैठा है। उसमें से एक छोटी सी लड़की दूसरे उसकी उम्र की एक लड़की के पैर में एक पायल पहना रहा था। तभी जिसके पैर में पायल पहना रहा था वो छोटी सी लड़की उस दूसरी लड़की को बोलता है, सुप्रीति क्या जाना ज़रूरी है? इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, मैं जाना तो नहीं चाहता मगर जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो रिया, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और ये पक्का वाला प्रॉमिस है। इस बात को सुन के रिया रोने वाला वॉइस में बोलता है, मत जाओ ना, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर में रह जाओ। मैंने मम्मा को बोला था, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह सकती हो। रिया की इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, मैं रहना चाहता हूँ मगर मॉम ने बोला मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जब वापस आऊँगा तब देखना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। तभी सुप्रीति का मॉम चीख के बोलता है, क्या कर रहे हो सुप्रीति, जल्दी आओ, अगर हम इससे भी लेट करेंगे तो हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। तभी सुप्रीति चीख के बोलता है, और थोड़ी देर मॉम, मैंने अभी अच्छे से रिया से बात भी नहीं किया। तभी रिया का मॉम रिया के पास आके रिया को बोलता है, रिया ऐसे मत रोया करते, वो लोग जा रहे हैं और तुम्हें उन्हें खुशी खुशी विदाई करना चाहिए। अगर जाते समय कोई रोए तो ये अच्छा नहीं होता। इस बात को सुन के रिया उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, मगर क्यों मॉम, आपने तो बोला था कि वो मेरे साथ रह सकता है, अगर वो चला गया तो मैं किसके साथ खेलूँगा? इस बात को सुन के रिया का मॉम बोलता है, वो वापस भी तो आ जाएगा ना, वो थोड़ी ना सारी लाइफ के लिए जा रहा है। तभी वहाँ पे सुप्रीति का मॉम भी आ जाता है। सुप्रीति का मॉम सुप्रीति के हाथ को खींचते हुए बोलता है, देखो तुम इतना जिद मत करो, जल्दी से आओ, अगर इससे भी देर हुआ तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। तभी सुप्रीति उसका मॉम का हाथ उसके हाथ से छुड़ा के उसके मॉम को बोलता है, मुझे नहीं जाना, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, आप लोग चले जाइए। इस बात को सुन के सुप्रीति का मॉम बोलता है, ऐसे कैसे होगा, तुम प्लीज़ इतना जिद मत करो और हम मिलने आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड से हम मिलने आएंगे, तुम इतना चिंता मत करो। तभी रिया सुप्रीति के मॉम को बोलता है, आंटी क्या सुप्रीति को ले जाना बहुत ज़रूरी है? वो हमारे पास रह सकता है, मैंने मम्मा को बोला है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को सुन के सुप्रीति का मॉम रिया के गाल पे हाथ रख के बोलता है, अगर सुप्रीति यहाँ पे रहेगा बेटा तो मैं और अंकल कैसे रहेंगे? हम भी तो उससे बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, मैंने बोला ना, मैं उसे लेके तुमसे समय समय पे मिलने आऊँगा। इस बात को सुन के रिया कुछ सोच के सुप्रीति के मॉम को बोलता है, अगर वो नहीं रह सकता तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे आपके साथ ले जाइए। इस बात को सुन के रिया का मॉम एकदम से रिया के मुंह पे हाथ रख देता है। वो सुप्रीति के मॉम को बोलता है, आप प्लीज़ इसका बात मत सुनिए, ये दोनों बच्चे हैं और एक साथ हमेशा खेलते रहते हैं, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, आप जाइए, मैं उसे समझा दूँगा। तभी रिया उसका मॉम का हाथ उसके मुंह से हटा के बोलता है, नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ, तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं और सुप्रीति एक साथ रह पाएंगे। तभी रिया का मॉम बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? और तुमने कुछ दिनों पहले क्या बोला था, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारा 8 साल उम्र हो गया है और अभी भी तुम बच्चों जैसे बात कर रहे हो, उसे जाने दो तुम। तभी सुप्रीति का मॉम रिया की मॉम को बोलता है, तो हम आते हैं हाँ। ऐसा बोल के सुप्रीति का मॉम सुप्रीति के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बाहर से ले जाने लगता है। तभी सुप्रीति रिया की तरफ देख के बोलता है, तुम प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने प्रॉमिस किया है, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे, अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं। इस बात को सुन के रिया और सुप्रीति का मॉम हल्के से मुस्कुराता है। इस बात को सुन के रिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी सुप्रीति चीख के बोलता है, तुमने कुछ नहीं बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा। इस बात को सुन के रिया रोते हुए सुप्रीति को बोलता है,
हाँ मुझे याद है, हमने प्रॉमिस किया है, हम जब बड़े हो जाएंगे हम शादी करेंगे और मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। इस बात को सुन के सुप्रीति उसका मॉम का हाथ एकदम से छुड़ा के रिया के पास आके रिया के चिक पे एक बार किस करता है। सुप्रीति रिया के दोनों गालों को उसके छोटे छोटे हाथों से पकड़ के रिया को बोलता है, मैं मेरा प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ, तो तुम चिंता मत करो, और मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं किसी का बात नहीं सुनूँगा और हम किसी के साथ रहेंगे भी नहीं। मेरे मॉम डैड बहुत बुरे हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुमसे शादी करके किसी दूसरे जगह पे रहेंगे। इस बात को सुन के रिया बड़े ही क्यूट से उसका सर हिला के बोलता है, हाँ हम दोनों साथ साथ रहेंगे फिर। तभी कहीं से सुप्रीति का डैड आके सुप्रीति को उसके गोद में उठा लेता है। वो सुप्रीति के चीक को खींचते हुए बोलता है, हाँ मामा पापा के साथ नहीं रहना होगा तुम्हें, तब पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। और तुम इतना देर कर रहे हो, अगर हमारा फ्लाइट मिस हो गया तो क्या करोगे? इस बात को सुन के सुप्रीति उसके डैड की तरफ देख के बोलता है, तो अच्छा होगा, मैं नहीं जाना चाहता आप लोगों के साथ, मैं रिया के साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। इस बात को सुन के सुप्रीति का डैड बोलता है, अभी तो तुम बड़े नहीं हुए हो ना, तो मॉम डैड का बात ही तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे बात अभी सुनोगे तो बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। ऐसा बोल के सुप्रीति का डैड रिया के सर पे एक बार अपना हाथ फिरा के सुप्रीति को ज़बरदस्ती लेके एक टैक्सी पे बैठ जाता है। जब टैक्सी स्टार्ट होके रिया के सामने से दूर जाने लगता है, इस चीज़ को देख के रिया उसके मॉम को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी सुप्रीति अपने सर को विंडो से बाहर निकल के बोलता है, तुम रो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम प्लीज़ मेरे लिए वेट करना। मगर रिया सुप्रीति की तरफ और नहीं देखता, वो उसके मॉम को छोटे छोटे हाथों से हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इधर दूसरी तरफ सुप्रीति का डैड सुप्रीति को खींच के उसके गोदी में बिठा के सुप्रीति को बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार मैंने बताया ना, चलती हुई कार में ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए। इतने छोटे से तो हो तुमने अपना बॉडी उतना ज़्यादा बाहर किया था विंडो से, अगर तुम गिर जाते विंडो से तो क्या होता? इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, कुछ नहीं होता, अब छोड़िए मुझे। ऐसा बोल के वो उसका मुंह फुला के गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद बहुत सारे साल बीत जाता है। एक चाय के दुकान पे एक अंकल बैठ के चाय पी रहा था। तभी वो अचानक कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसके चाय के कप को जल्दी से रख के जल्दी से आके किसी को रोकते हुए बोलता है, तुम कौन हो और इस तरफ क्यों जा रहे हो? इस बात को सुन के वो पर्सन बोलता है, ये बात मैं आपको क्यों बोलूँ? इस बात को सुन के वो अंकल बोलता है, इस तरफ और कोई नहीं रहता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम क्यों जा रहे हो? इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। इस बात को सुन के वो पर्सन बोलता है, इस तरफ मेरा घर है और मैं इस तरफ ना जाऊँ आपके बोलने से? इस बात को सुन के वो अंकल बोलता है, इस तरफ तुम्हारा घर? मगर इस तरफ जिनका घर है उनमें से कोई भी अभी यहाँ पे नहीं रहता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बात को सुन के वो पर्सन बोलता है, सुप्रीति। इस चीज़ को सुन के वो अंकल बोलता है, नाम तो सुना सुना लगता है, मगर मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें कभी देखा। तभी सुप्रीति बोलता है, संजय शर्मा, मेरा डैड, अब मैं जा सकता हूँ? इस बात को सुन के वो अंकल सुप्रीति के हाथ को पकड़ के बोलता है, और तुम संजय की बेटी हो, कितनी बड़ी हो गई हो, मैं तो तुम्हें देख के पहचान ही नहीं पा रहा था। वैसे तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? तभी सुप्रीति उसका हाथ उस अंकल से हटा के बोलता है, इस तरफ मेरा घर है, मैं इस तरफ ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तभी वो अंकल बोलता है, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो ना? वैसे तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तुम कितने छोटे थे जब तुमने मुझे देखा था, तुम्हें याद नहीं? तुम और रिया मेरे घर पे खेलने आते थे। ऐसा बोल के ही वो अंकल चुप कर जाता है। इस बात को सुन के सुप्रीति एक बार उस अंकल की तरफ देखता है, फिर वो जिस तरफ जा रहा था उस तरफ चलने लगता है। तभी वो अंकल फिर से सुप्रीति को रोक के बोलता है, अब मत जाओ बेटा, उस तरफ मत जाओ, तुम वहाँ पे जाके क्या करोगे? वहाँ पे और कोई नहीं रहता, और अगर तुम तुम्हारे घर में भी जाओगे, इतने सालों तक तुम सब वहाँ पे नहीं रहे हो, तो वो घर अब रहने की हालत में नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मेरे घर 2 दिन रह लो, उसके बाद मैं किसी को बोल के तुम्हारा घर साफ करवा दूँगा, उसके बाद तुम रहना। इस बात को सुन के सुप्रीति उस अंकल की तरफ देख के बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा घर खुद जाके साफ कर सकता हूँ, और अगर आपका बात करना हो गया हो तो आप प्लीज़
मेरे सामने से हटिए, मैं जाना चाहता हूँ। इस बात को सुन के वो अंकल बोलता है, वैसे तुम क्या अकेले आए हो, तुम्हारे मॉम डैड? इस बात को सुन के सुप्रीति कोई जवाब नहीं देता। वो सीधे उसके घर की तरफ जाने लगता है। जब सुप्रीति उसका घर का गेट खोलता है, सही में उसके घर में इतना ज़्यादा धूल था, कोई नॉर्मल पर्सन वहाँ पे रह ही नहीं सकता। वो कुछ देर उसके घर के चारों ओर टहलने लगता है। उसके बचपन की यादें उसे याद आने लगता है, जिनमें से बहुत सारे मेमोरी उसके मॉम डैड के साथ था और बहुत सारा मेमोरी रिया के साथ भी। जिस मेमोरी को सोच के वो हल्के से मुस्कुराता है। उसके बाद वो उसके घर से निकल आता है। वो जब रिया के घर की तरफ जाता है, सही में वहाँ पे कोई भी नहीं था, जैसे मानो बहुत सालों से यहाँ पे कोई नहीं रहता। सुप्रीति बहुत देर तक रिया को चारों ओर ढूंढने लगता है, शायद वो उसे मिल जाए, मगर उसे रिया तो दूर की बात है, उसे कोई और पर्सन भी वहाँ पे नहीं दिखता। इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, मगर वो ज़्यादा नहीं सोचता। तभी वो जब इधर उधर टहल रहा था, उसे दूर एक लड़की दिखता है, जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ था और जिसका बाल खुला हुआ था। बहुत ज़ोर से हवा चलने की वजह से उस पर्सन का बाल हवा में लहरा रहा था। तभी सुप्रीति उस पर्सन को बुलाते हुए बोलता है, क्या आपको पता है रिया और उसके घर वाले कहाँ पे है? बस इतना सा ही पूछा था। तभी सुप्रीति कुछ देख के चुप कर जाता है। उस पर्सन के पैर में वही वाला पायल था जो उसने रिया को पहनाया था। जब सुप्रीति ने रिया को वो पायल पहनाया था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मगर इस पर्सन के पैर में वो पायल बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। उस पर्सन के पैर में वो पायल बहुत ही टाइट से ग्रिप करके रखा था। वो पायल इतना ज़्यादा टाइट था, सुप्रीति को लगता है अगर ऐसे ही वो पायल उस पर्सन के पैर में रहेगा तो एक दिन उस पर्सन का पैर उस पायल की प्रेस होने की वजह से कट जाएगा। तभी वो अपने ख्यालों से अपने आप को निकाल के बहुत ही हल्के से बोलता है, रिया। इस वॉइस को सुन के वो लड़की सुप्रीति की तरफ अपना मुंह घुमाता है, जिसको देख के सुप्रीति समझ जाता है कि ये रिया है, मगर वो फिर भी कॉन्फर्म होने के लिए पूछता है, क्या आप रिया हो? इस बात को सुन के रिया मुस्कुरा के बोलता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस बात को सुन के सुप्रीति मुस्कुरा के बोलता है, मुझे पता था ये तुम हो, मगर फिर भी मैं कॉन्फर्म होना चाहता था। मैं और तुम्हें पहचान ना पाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बात को सुन के रिया मुस्कुरा के बोलता है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया था तो क्यों पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ? इस बात को सुन के सुप्रीति रिया को बोलता है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इस समय पे? इस बात को सुन के रिया सुप्रीति की तरफ देख के बोलता है, इंतज़ार, बहुत सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, किसका इंतज़ार? इस बात को सुन के रिया मुस्कुरा के बोलता है, किसी ने बोला था उसके लिए वेट करने के लिए, इसलिए वेट कर रहा हूँ। क्यों नहीं करना था वेट तो पहले ही बोल देते, इतना साल यहाँ पे तो नहीं रहता। इस बात को सुन के सुप्रीति रिया को बोलता है, अरे नहीं, अब मैंने कब बोला वेट ना करने को? वैसे तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो और अंकल आंटी कहाँ पे है? इस बात को सुन के रिया बोलता है, वो सभी तो यहाँ पे नहीं है। इस बात को सुन के सुप्रीति कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, नहीं है मतलब कहाँ गया? तभी रिया दूसरी ओर देखते हुए बोलता है, सभी लोग चले गए, उन्हें शायद यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सभी लोग चले गए। मैंने तो किसी को प्रॉमिस किया था ना, इसलिए मैं रह गया। इस बात को सुन के सुप्रीति रिया को बोलता है, तुम्हें छोड़ के चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मगर अंकल आंटी तो ऐसे नहीं थे ना, ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए वो सब? इस बात को सुन के रिया मुस्कुरा के बोलता है, रहने की कोशिश किया था उन्होंने, मगर रह ही नहीं पाए, इसीलिए चले गए। मैं भी तो तुम्हारे लिए वेट करने की वजह से उनको छोड़ दिया ना, इसीलिए शायद मेरे ऊपर गुस्सा है। इन सभी बातों को सुन के सुप्रीति को कुछ समझ नहीं आता। तभी रिया मुस्कुरा के बोलता है, क्या तुम्हारे घर पे गए थे? इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, हाँ गया था, मगर वहाँ पे बहुत सारे धूल है, मैं तो वहाँ पे रह ही नहीं सका। इतना धूल में कोई कैसे रह सकता है? इस बात को सुन के रिया सुप्रीति को बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। इस बात को सुन के सुप्रीति रिया को बोलता है,
हाँ, तुम्हारे साथ ही तो रहूँगा, इसीलिए तो आया हूँ ना। और तुम्हें मैं मेरे साथ यहाँ से ले जाऊँगा। इस बात को सुन के रिया मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हारे साथ ले जाओगे? मगर तुमने शायद थोड़ा सा देर कर दिया। इस बात को सुन के सुप्रीति बोलता है, देर कहाँ किया, अभी तो सही समय है ना, हम दोनों अभी अडल्ट है, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकेगा। इस बात को सुन के रिया अपने मुंह दूसरे तरफ घुमा के बोलता है, अभी नहीं समझोगे तुम, शायद बाद में समझ जाओ। और इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे साथ आओ, वैसे भी तुम बहुत दूर से आए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ऐसा बोल के वो सुप्रीति से आगे जाने लगता है। सुप्रीति रिया के पीछे पीछे जा रहा था। तभी सुप्रीति एकदम से रिया के पास जाके रिया के हाथ को पकड़ के चलने लगता है। इस चीज़ को देख के रिया हल्के से मुस्कुराता है। तभी सुप्रीति रिया की तरफ ना देख के ही बोलता है, तुम्हें याद है ना हमारे प्रॉमिस के बारे में? मैंने मेरा वो वाला प्रॉमिस निभाया और अभी मैं और एक प्रॉमिस करता हूँ, ये हाथ जो मैंने पकड़ा है ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के सुप्रीति कुछ महसूस करता है। वो रिया की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें क्या ठंड लग रहा है? इस बात को सुन के रिया सुप्रीति को बोलता है, क्यों अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो तुम? इस बात को सुन के रिया सुप्रीति की तरफ देख के बोलता है, नहीं, तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए पूछ रहा था। इस बात को सुन के रिया एकदम से सुप्रीति के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के सुप्रीति को बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, मेरा घर आ गया, देखो, पहचान पा रहे हो ना? आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।